everyone, welcome to grade 8 sessions of subject history, and today we are discussing chapter number 12 and the chapter name is India after independence. This is your second session. तो बच्चों हम लोग grade 8 का subject history discuss कर रहे हैं और इसमें chapter number 12 discuss कर रहे हैं. Chapter का नाम है India after independence और ये आपका second session है. So let's start with it. तो एक बार ब्रीफ रिकैप कर लेते हैं कि लास्ट क्लास में हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया था एंड आफ्टर दैट वी विल कंटिन्यू विथ आवर सेशन. ओके, तो बच्चों लास्ट क्लास में हम लोग बात कर रहे थे अबाउट आवर फर्स्ट टॉपिक और ये पहला टॉपिक क्या था? दैट वाज अ न्यू एंड डिवाइडेड इंडिया, डिवाइडेड नेशन, राइट. और इस टॉपिक में हमने क्या देखा कि जैसे हमारे कंट्री को इंडिपेंडेंस मिला था और वो कब मिला था? इन अगस्त 1947, राइट. तो अगर हम बात करते हैं आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ आवर कंट्री इंडिया, सो सबसे मेजर और सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट क्या हुआ था बच्चों? दैट वाज द पार्टीशन ऑफ इंडिया. सो देयर वाज द क्रिएशन ऑफ टू नेशन स्टेट्स, एक हमारा कंट्री दैट इज इंडिया और दूसरा कौन सा था बच्चों? पाकिस्तान. और इस पार्टीशन की वजह से क्या हुआ कि बहुत सारे रेफ्यूजीज, राइट, कि 8 मिलियन रेफ्यूजीज वो पाकिस्तान से इंडिया माइग्रेट कर रहे थे और इसी वजह से हमारे इंडिया जैसे वास्ट लैंड में डिफरेंट कम्युनिटीज के लोग रह रहे थे, है ना. पीपल हु वर स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस, हु वोर डिफरेंट ड्रेस, जिनका खाना खाने का तरीका या खाना खाना काफी डिफरेंट था, है ना. जो भी वो खाना खाते थे वो भी डिफरेंट हुआ करता था और इसकी वजह से क्या हो रहा था? एक मेजर प्रॉब्लम हमारे कंट्री में अराइज हुआ, दैट वाज द प्रॉब्लम ऑफ यूनिटी. उसके साथ ही दूसरा मेजर प्रॉब्लम जो हमारे कंट्री में था बच्चों वो था प्रॉब्लम ऑफ डेवलपमेंट. और इसके बारे में हमने क्या पढ़ा कि जो विलेजेस में लोग रहते थे, कि हमने देखा कि इंडिया में जब हम इंडिपेंडेंस की बात कर रहे हैं तो उस टाइम पे मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो हमारे कंट्री का था वो कहाँ रह रहा था? तो वो विलेजेस में रह रहे थे. तो जो भी फार्मर्स और पेजेंट्स थे बच्चों वो किस चीज पे डिपेंडेंट थे? तो वो मॉनसून पे डिपेंडेंट थे फॉर देयर सर्वाइवल. अगर हम बात करते हैं अबाउट कारपेंटर्स, वीवर्स, बार्बर्स, तो हम उनके बारे में भी देखते हैं कि वो भी अच्छा खासा नहीं कमा रहे थे. दैट वाज नीडेड फॉर देयर लाइवलीहुड. और सिटीज में अगर हम फैक्ट्री वर्कर्स की बात करते हैं तो उनका भी कंडीशन कुछ ऐसा ही था. तो इस तरीके से हमें क्या पता चलता है कि अगर हम बात कर रहे हैं अबाउट इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, कि इंडिया को जब इंडिपेंडेंस मिला तो ये दो मेजर प्रॉब्लम हमारे कंट्री में अराइज हुए. ओके, और इसके बाद हमने देखा था कि हमारे कंट्री में डिफरेंट कम्युनिटीज के बीच डिविजन्स क्रिएट हो रहे थे एंड ऑल्सो बिटवीन द डिफरेंट कास्ट, दैट इज द हाई कास्ट एंड लो कास्ट. तो हमारे गवर्नमेंट का सबसे मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या था बच्चों? सो दे हैड टू सी कि हमारा कंट्री फिर से यूनाइटेड हो जाए और हमारे कंट्री को डेवलप करने के लिए उन्होंने बहुत सारे नए पॉलिसीज और नई चीजें करनी शुरू की थी. अब सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर हम पढ़ने वाले कि हमारे कंट्री में सबसे पहले क्या है बच्चों? तो एक कॉन्स्टिट्यूशन आया और इस कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आप लोगों ने ऑलरेडी सिविक्स के चैप्टर में भी पढ़ा होगा, है ना. यू मस्ट हैव रेड अबाउट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. और ये कॉन्स्टिट्यूशन कब बनाया गया था बच्चों? तो ये शुरुआत इस कॉन्स्टिट्यूशन की 1946 में हुई थी, राइट. उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फाइनली 1950 में हमने अडॉप्ट किया था. अब यहाँ पर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक हियर, दैट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन इज रिटन. नाउ बिटवीन दिसंबर 1946 एंड नवंबर 1949, अब यहाँ पे आपको ये याद रखना होगा कि 1946 से लेके 1949 के बीच में some 300 Indians had a series of meetings on country's political future. जब ब्रिटिश ऑफिशियल्स को रियलाइज हुआ था that they could no longer control the Indians और उनको इंडिपेंडेंट करना ही पड़ेगा, तो उन्होंने क्या किया था बच्चों? They started taking some important decisions. और यही 1946 में कैबिनेट मिशन आया था जिसके बारे में आप लोगों ने अपने प्रीवियस चैप्टर्स में भी पढ़ा है ना. और इसी बीच क्या हुआ था बच्चों? जो इंडिया में नेशनलिस्ट लीडर्स थे वो डिमांड कर रहे थे फॉर द मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाया गया था. ओके, और ये क्यों बनाया गया था? इन ऑर्डर टू डिस्कस
कंट्रीज पॉलिटिकल फ्यूचर, कि जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो जाएगा तो डेफिनेटली बहुत सारे रूल्स और लॉस चाहिए होंगे जिसके बेसिस पे इंडिया को गवर्न किया जाए, है ना, टू मेंटेन दी यूनिटी एंड ऑल्सो टू डेवलप आवर कंट्री इंडिया। सो यहाँ पर आप देखो कि 1946 से 1945 के बीच में बहुत सारी मीटिंग्स हेल्ड किए गए थे और इस मीटिंग में लगभग 300 लोग से ज्यादा पार्टिसिपेट कर रहे थे। नाउ द मीटिंग्स ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर हेल्ड इन न्यू दिल्ली, बट द पार्टिसिपेंट्स केम फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया एंड फ्रॉम डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज। अब ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहाँ पे हेल्ड किया जा रहा था बच्चों? तो न्यू दिल्ली में, राइट। लेकिन जितने भी पार्टिसिपेंट्स या मेंबर्स थे बच्चों कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, वो कहां पे डिफरेंट रीजन से आ रहे थे एंड ऑल्सो दे बिलोंग टू डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज। तो उस टाइम पे बहुत सारे पॉलिटिकल एसोसिएशंस भी फॉर्म हुए थे, है ना। तो इन पॉलिटिकल एसोसिएशंस के जितने भी मेंबर्स थे बच्चों वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के भी में भी पार्टिसिपेट कर रहे थे। नाउ दिस इज द बुक दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। Now, these discussions resulted in the framing of the Indian Constitution. अब 1946 से लेके 1949 के बीच में ऐसे बहुत सारी मीटिंग्स हुए थे और उसमें डिसीजंस लिए जा रहे थे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए। नाउ कीपिंग इन माइंड द डिमांड्स ऑफ पीपल, लोगों के डिमांड्स को दिमाग में रखते हुए जितने भी मेंबर्स थे बच्चों कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, उन्होंने काफी बड़ा और काफी बेहतरीन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। और ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या है बच्चों? सो इट इज अ डॉक्यूमेंट, राइट, जिसके बेसिस पे आज के डेट पे भी हमारा कंट्री गवर्न किया जाता है। इसमें बहुत सारे लॉज दिए गए हैं और उन लॉज के बेसिस पे हमारा कंट्री गवर्न होता है, ओके, जो हमारी गवर्नमेंट फॉलो करती है। और आप लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में सिविक्स में भी पढ़ा है, सो आपको यहाँ पर परेशानी नहीं होगी इस पॉइंट को समझने में। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना होगा कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो कब अडॉप्ट किया गया था? तो वो अडॉप्ट किया गया था 26 जनवरी 1950 में, ओके। फाइनली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस टाइम पे अडॉप्ट किया गया और जितने भी लॉज है फॉलो किए जाने लगे। सो यहाँ पर अब हम कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में हाईलाइट किए गए थे। सो वन फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज इट्स अडॉप्शन ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजिंग। तो आप लोगों ने इसके बारे में अगेन सिविक्स के चैप्टर में भी पढ़ा है और आपको इस वर्ड से याद आ रहा होगा, है ना। तो ये यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है बच्चों? सो इट वाज द राइट टू वोट, राइट, कि हर एक इंडिविजुअल को यहाँ पे अनुमति मिली कि वो वोट कर सकते हैं। क्या इंडिपेंडेंस के पहले ये होता था? नहीं होता था। ये सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट फीचर था हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। सो ऑल द इंडियंस अबव द एज ऑफ 21 वुड बी अलाउड टू वोट इन स्टेट एंड नेशनल इलेक्शंस। लेकिन आज के डेट पे ये एज क्या है? 18 ईयर्स है, ओके। सो जितने भी लोग 18 वर्ष की उम्र से ज्यादा है बच्चों और वो अगर इंडियंस है, दे आर द सिटीजन ऑफ इंडिया, तो दे वुड बी अलाउड टू वोट इन द स्टेट एंड नेशनल इलेक्शंस। तो आज के डेट पे भी हमारे कंट्री में जितने भी इलेक्शंस होते हैं बच्चों, तो उसमें आप देखते होंगे कि आपके मम्मी पापा भी वोट करने जाते हैं। तो ये फीचर कहाँ आपको मिलता है? ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया था जिसके तहत हर एक इंडिविजुअल जाकर वोट कर सकते हैं। सो दिस वाज अ रेवोल्यूशनरी स्टेप, फॉर नेवर बिफोर हैड इंडियंस बीन अलाउड टू चूज देयर ओन लीडर्स। अब इंडिपेंडेंस के पहले ये पूरे स्ट्रगल पीरियड में हमने क्या देखा था कि हमारे पास कभी चॉइस नहीं हुआ करता था, है ना। तो ये चॉइस हमें फाइनली कब जाकर मिला? जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, ओके। और यहाँ पे आप इस पिक्चर में देखो, दिस इज द पिक्चर दैट इज शोइंग पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए, ओके। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि वो अपने सारे मेंबर्स, जो भी यहाँ पे मेंबर्स बैठे हुए हैं, उनको वो एड्रेस कर रहे हैं, ओके, आफ्टर इंडिया गॉट इंडिपेंडेंट। नाउ इन अदर कंट्रीज सच एज द यूनाइटेड किंगडम एंड द यूनाइटेड स्टेट्स, दिस राइट हैड बीन ग्रांटेड इन स्टेजेस। अगर हम इंडिया के अलावा बाकी देश की बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम यूनाइटेड किंगडम की बात करते हैं या फिर यूनाइटेड स्टेट्स की बात करते हैं, तो वहां पे हम देखते हैं कि जो राइट टू वोट था बच्चों, वो काफी स्टेजेस में मिला था। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट
property had the vote. तो सबसे पहले किसको वोट करने की अनुमति थी? तो जिनके पास प्रॉपर्टी हुआ करता था, जो वेल्दी लोग हुआ करते थे. Then men who were educated were also added on. और उसके बाद आप देखो इस लिस्ट में कौन आए बच्चों? तो जो एडुकेटेड क्लास थे, राइट? तो वो लोग फिर वोट करने लगे. After that, working class men got the vote only after a long struggle. तो ऐसा नहीं था कि बाकी देशों में भी बिल्कुल सडनली सबको वोट करने की अनुमति मिली. नहीं, बहुत सारे लॉन्ग स्ट्रगल्स के बाद वर्किंग क्लास के जो लोग थे बच्चों, एंड दैट ऑल्सो मेन, नॉट वुमेन, तो इनको वोट करने की अनुमति मिली. एंड फाइनली आफ्टर अ बिटर स्ट्रगल ऑफ देयर ओन, अमेरिकन एंड ब्रिटिश वुमेन वर ग्रांटेड द वोट. और फाइनली आप देखो इस लिस्ट में सबसे लास्ट में किनको ऐड किया गया था? सो ऑल द अमेरिकन एंड ब्रिटिश वुमेन. तो हम कह सकते हैं कि अगर आप किसी भी कंट्री का हिस्ट्री देखोगे तो उसमें आप देखोगे दैट ईच एंड एवरी कंट्री हैड देयर ओन स्टोरी ऑफ स्ट्रगल्स. अगर हम यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स की बात कर रहे हैं तो वहां पे भी राइट टू वोट के लिए काफी लॉन्ग स्ट्रगल के बाद ईच एंड एवरी इंडिविजुअल्स वर अलाउड टू वोट. लाइकवाइज अगर हम अपने कंट्री की बात कर रहे हैं तो हमारे कंट्री में काफी लॉन्ग स्ट्रगल के बाद फाइनली इंडिपेंडेंस के बाद सारे लोगों को वोट करने की अनुमति मिली थी, राइट? हु वर अबव द एज ऑफ 21 इयर्स, और बाद में रिड्यूस करके 18 इयर्स किया गया था. अब हम दूसरे फीचर की बात करते हैं अबाउट आवर कॉन्स्टिट्यूशन. अ सेकंड फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज दैट इट गारंटीड इक्वालिटी बिफोर द लॉ टू ऑल सिटीजन्स regardless of their caste or religious affiliation. Again, इस फीचर के बारे में भी आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा. आपको ये पता होना चाहिए that each and every individual is equal before the law. कि हमारे कंट्री के लॉ के आगे जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, चाहे वो एक नॉर्मल इंसान हो, है ना? एक नॉर्मल अगर हम पेजेंट या फार्मर की बात कर रहे हैं, सो ईच एंड एवरी वन इज इक्वल बिफोर द लॉ regardless of their caste or religious affiliation, right? कि किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हुए लोग हो या किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हुए लोग हो, सभी के सभी इक्वल होंगे हमारे लॉ के आगे. So there were some Indians who wished that the political system of the new nation be based on Hindu ideals and that India itself be run as a Hindu state. लेकिन क्या ये सबके व्यूज थे? क्या ये हमारी कंट्री का यूनिफॉर्म व्यू था कि सभी लोगों को इक्वालिटी मिले? नहीं, ऐसे कुछ लोग थे बच्चों जो हमारे पॉलिटिकल सिस्टम के वर्किंग से खुश नहीं थे. तो कुछ लोग ऐसे थे जो चाहते थे कि हमारा कंट्री एक हिंदू राष्ट्र बने, एक हिंदू स्टेट बनाया जाए और दैट शुड बी रन बेस्ड ऑन हिंदू आइडियल्स, राइट? तो ऐसे कुछ स्टॉन्च बिलीवर्स हुआ करते थे, लेकिन ये हमारे कंट्री में नहीं हुआ. क्यों? बिकॉज आवर कंट्री इज अ सेकुलर कंट्री. और आप लोगों ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल भी देखा होगा, और प्रियम्बल क्या होता है? दैट इज द इंट्रोडक्शन, राइट? जो आप लोगों ने सिविक्स चैप्टर में भी डिटेल में पढ़ा है. सो हाउएवर द इंडियन प्राइम मिनिस्टर, तो हमारे कंट्री का जब इंडिपेंडेंस हुआ था बच्चों, हमारे कंट्री को जब इंडिपेंडेंस मिला था तो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे? जवाहरलाल नेहरू. तो जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया? He was of the opinion that India could not and must not become a Hindu Pakistan. Okay? तो उनका ये व्यू बिल्कुल नहीं था. वो नहीं चाहते थे कि हमारे कंट्री को सिर्फ एक रिलीजन लाइन पे उसे रन किया जाए, कि सिर्फ हिंदू आइडियल्स के बेसिस पे एक हिंदू राष्ट्र बनाया जाए. और इसी वजह से आज के डेट में आप देखोगे हमारे कंट्री में कम्युनिज्म तो होता ही है, हिंदू मुस्लिम्स या डिफरेंट रिलीजन्स पे लड़ाइयां तो होती हैं, लेकिन हमारा देश एक हिंदू स्टेट नहीं है, कि हिंदू आइडियल्स पे चलता हुआ देश नहीं है हमारा. ओके? और यहाँ पे आप इस पिक्चर में देखो, दिस इज द पिक्चर ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू हियर. नाउ अ थर्ड फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज दैट इट ऑफर्ड स्पेशल प्रिविलेजेस फॉर द पुअरेस्ट एंड मोस्ट डिसएडवांटेज्ड इंडियंस. अब ये थर्ड फीचर क्या था बच्चों? कि हमारे कंट्री में जो सबसे पुअरेस्ट लोग थे, और उन पुअरेस्ट लोग में कौन आते हैं? तो अनटचेबल्स. और अनटचेबल्स के बारे में भी आप लोगों ने सिविक्स के चैप्टर में पढ़ा है. तो ये जितने भी आप टर्म्स देख रहे हो बच्चों, जो भी पॉइंट्स हम कॉन्स्टिट्यूशन का पढ़ रहे हैं, ये आपके लिए नए पॉइंट्स नहीं है. क्यों? क्योंकि सिविक्स के चैप्टर में ऑलरेडी आप लोगों ने डिटेल में पढ़ा है.
है ना। तो यहाँ पर बस आपको अच्छे से समझना है कि ये सारे फीचर्स क्यों इंपॉर्टेंट थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। तो हम देखते हैं कि जो हमारे इंडिया में डिसएडवांटेज इंडियंस थे, जो सबसे पुअरेस्ट लोग थे, जिनके साथ सबसे ज्यादा शोषण होता था हमारी सोसाइटी में, जिनको सबसे ज्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता था, उनके लिए भी कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस थे। द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी also described as a slur and blot on the fair name of India was abolished। तो सबसे पहले क्या किया था, क्या किया गया था कि हमारे कंट्री में अनटचेबिलिटी जो सदियों से फॉलो किया जा रहा था, ये प्रथा दैट वाज वेरी इविल, राइट। तो इसके बारे में हम लोगों ने देखा कि जो अनटचेबल्स होते थे बच्चों, उनको टेम्पल्स में नहीं जाने दिया जाता था, उनको अपर कास्ट के साथ बैठने की अनुमति नहीं होती थी, उसके बाद वो वेल्स नहीं यूज कर सकते थे, और उनको विलेजेस के बाहर रहने के लिए कहा जाता था, उनको विलेजेस में एंटर करने नहीं दिया जाता था। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हमें क्या बता रहे हैं कि किस तरीके से उनके साथ शोषण किया जाता था, राइट। और इसी की वजह से सबसे पहले हमारी सोसाइटी से this practice of untouchability was abolished। Now Hindu temples previously open to only the higher caste were thrown open to all, including the former untouchables। अब सबसे पहले क्या किया गया कि जो भी हिंदू टेम्पल्स थे बच्चों, जहां पे अनटचेबल्स को जाने की अनुमति नहीं थी, वो टेम्पल सभी के लिए खोला गया। ओके, तो बच्चों आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा? इन टुडेज क्लास we discussed about the constitution of our country India, और कौन कौन से इंपॉर्टेंट फीचर्स है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। तो इसमें राइट टू वोट के बारे में पढ़ा, फिर इसमें हम लोगों ने पढ़ा दैट ईच एंड एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री वाज इक्वल अंडर द लॉ, और तीसरा पॉइंट था अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अब हम अपने नेक्स्ट सेशन में इसी टॉपिक को कंटिन्यू करने वाले हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।